जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज फिर से आपके भाई अपने भाई के यूट्यूब चैनल यस मैं टारगेट में। तो दोस्तों, समय को गंवाना नहीं है क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। तो आज जो है वीडियो थोड़ा लेट से बना रहे हैं, ठीक ना। रात्रि बहुत हो चुका है, फिर भी चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो वीडियो है ये इतिहास का जो है, ठीक ना, प्राचीन इतिहास का। ये भारत पे जो है बाहरी देश जो आक्रमण किया था, तो ये तीसरा आक्रमण है। इससे पहले 2 आक्रमण हम बता चुके हैं भारत पे जो आक्रमण किया है। पहला जो किया था हिंद यवन, ठीक ना, हिंद यूनानी ने जो किया था। उसके बाद शक के बारे में बताएं, और इस वीडियो में बता रहे हैं आपको पहलविया परथियाई। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर भारत में जो है शकों के बाद, किसके बाद, शक, शक के बाद आया ये पहलव, ठीक ना। ये तीसरा आक्रमण था भारत पे पहलव का। शक के बाद पहलवों ने आधिपत्य किया, भारत पे आधिपत्य किया। और इनका जो मूल वास स्थान था ये ईरान का था। कहाँ का था? ये ईरान का था, जहाँ से वे भारत आए थे। ईरान से वे भारत आए थे। क्लियर है? ईरान से जो है भारत आए थे। कौन? ईरान से भारत आए थे परथियाई वंश भी, परथियाई भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे वंश कुछ नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे जो प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध यानी कि चर्चित जो रहा, पार्थियाई का राजा था, जो कि सबसे प्रसिद्ध हुआ, पार्थियाई का राजा हुआ, उसका नाम था गोंडोफर्निस। क्या नाम था? गोंडोफर्निस। और इन्हीं के शासन काल में जो है संत थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ आया था? तो भारत। जब भारत पर इनका आधिपत्य था पार्थियाई पार्थियाई का, तो पार्थियाई का जो एक राजा था जिसका की नाम प्रसिद्ध था सबसे ज्यादा, जिसका नाम गोंडोफर्निस था। और गोंडोफर्निस के ही समय में एक संत आया था, साधु संत जिसे कहते थे। तो संत थॉमस नाम था इसका, संत थॉमस। और ये आया था कहाँ? तो भारत आया था। ये भारत आया था और भारत में क्या कर रहा था? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था, ठीक ना। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था? तो संत थॉमस ने। और किसके शासन काल में आया था? तो पार्थियाई के शासन काल में। और पार्थियाई का जो राजा था कौन था? गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस के शासन काल में आया था संत थॉमस, भारत आया था और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, ठीक ना। और इन्हीं के, उसके शासनकाल यानी कि इसके शासन पार्थिवाई के शासनकाल में जो है, शासनकाल में एक अभिलेख, तख्ते बही जो है ये अभिलेख है, ठीक ना। तख्ते बही अभिलेख पेशावर से प्राप्त हुआ है। और कहाँ से प्राप्त हुआ? पेशावर से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। ये छोटा थोड़ा सा जानकारी था किसके बारे में? तो पार्थियाई वंश के बारे में। उसके बाद चौथा आक्रमण किया भारत पे कौन? कुषाण ने, ठीक ना। कौन? कुषाण ने आक्रमण किया चौथा बार भारत पे, कुषाण। तो देखिए, कुषाण जो है चौथा बार भारत पे आक्रमण किया, मतलब चौथा आक्रमण था विदेशियों का। चौथा में जो नाम है कुषाण का था, ठीक ना। तो पार्थियाइयों के बाद जो है कुषाण आए। पार्थियाइयों के बाद कौन आए? कुषाण, जो कि यूची और तोखारी भी कहलाते हैं, और इन्हें यूची या तोखारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यूची नामक एक कबीला था। यूची जो था एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा गया था, और जो ये 5 कुलों में बटा हुआ था। और कुषाण उन्हीं में से एक कुल के थे। ये 5 में बटा हुआ था, एक कबीला था। कबीला का मतलब एक ये जात था, जाति, एक एक ये जात था। यूची नामक एक जात था जो कि 5 कुलों में, जैसे कि कोई कास्ट ले लीजिए,
तो चलिए कास्ट सपोज मान लीजिए, जैसे आपको कैसे उदाहरण में समझाएं। चलिए मान लीजिए जैसे कि यादव है, ठीक ना, यादव है। तो यादव में जैसे होते हैं ग्वाला होते हैं, अहीर होते हैं, और ऐसे कई प्रकार के जात होते हैं, मतलब कुल होते हैं बांटे हुए। तो उसी प्रकार ये जो था युची और तोखारी भी कहलाते थे। युची जात का था ये, या तोखरी जात का था। कौन? कुषाण, ठीक ना, तोखरी जात का था। और वो जो है 5 कुलों में बटे हुए थे। जैसे कि यादव में कहते हैं ना, ग्वाला है, दहियार है, इटीसी बहुत सारे होते हैं। तो बटा हुआ था, इन्हीं में 5 कुलों में बटा हुआ था। तो कुषाण जो है, कुषाण उन्हीं में से एक कुल के थे। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण जो है इन्हीं में से एक कुल के थे। अब देखिए, कुजुल कडफिसेस ये शासक था। कुजुल कडफिसेस जो है ये शासक था, और इन्होंने ही भारत में कुषाण वंश का स्थापना किया। तो इसीलिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस है, और इसने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के जो है भारत में जारी कौन किया था? कुजुल कडफिसेस ने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्लियर है? उसके बाद जो आता है नया शासक था, जो कि विम कडफिसेस है। विम कडफिसेस कौन आया उसके बाद? विम कडफिसेस। अब देखिए, इसने जो है भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्का, सोने का जो सिक्का चलाया, सोने का सिक्का जारी किया था। कौन? विम कडफिसेस ने, ठीक ना। और जिनकी शुद्धता जो है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी, और इनकी शुद्धता जो है गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों से बहुत ही उत्कृष्ट थी। आप देखिए, उसके बाद जो है इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर जो है शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो है शैव था। ये जो है शैव था, ठीक ना, ये शैव था। उसके बाद देखिए कनिष्क आया। कनिष्क जो है कुषाण राजवंश का, कुषाण राजवंश का जो है सबसे महान शासक कनिष्क था। सबसे महान शासक कनिष्क था, ठीक। सबसे महान शासक कुषाण राजवंश का जो सबसे महान शासक हुआ कनिष्क था। कुषाण राजवंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो कनिष्क था, ठीक ना। कौन? कनिष्क था। तब देखिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कौन चलाया था? तो कनिष्क। क्या? शक संवत। शक संवत कौन चलाया था? कनिष्क। और कब चलाया था? 78 ईस्वी में। और कनिष्क जो है कौन था? कुषाण राजवंश का शासक था। कुषाण राजवंश का शासक कनिष्क था, जो कि महान राजा ये कहलाए थे, ठीक ना। महान राजा कहलाए थे, ठीक ना। महान राजा कनिष्क कहलाए थे, कुषाण राजवंश का। और इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो कि राज्यरोहण की तिथि है। राज्यरोहण की तिथि है। 78 ईस्वी को राज्यरोहण की भी तिथि के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए शक कहते हैं। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक या संवत ये जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और उसकी जो कनिष्क का जो राजधानी था वो पुरुषपुर एवं मथुरा था। यानी कि 2 राजधानियां थी। कितने? 2 राजधानी। कौन कौन? पुरुषपुर जो कि पेशावर, तथा मथुरा इनकी राजधानी थी। क्लियर है? अब देखिए, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का संपोषण संपोषण एवं संरक्षण किया था। बौद्ध धर्म का संपोषण और संरक्षण किया था। कौन? कनिष्क ने। और चौथी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासन काल में
कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, वहां पे हुआ था चौथा बौद्ध संगीत। और चौथा बौद्ध संगीत जब हुआ था तो उस टाइम कनिष्क शासन कर रहा था भारत पे। तो कनिष्क जो है कौन से वंश से था? कुषाण राजवंश से संबंधित था, ठीक ना, कश्मीर में। और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और किनके अध्यक्षता में चौथे बौद्ध संगीत हुआ था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद देखिए अश्वघोष। अश्वघोष जो है कनिष्क का राज्य कवि था। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का राज्य कवि था, राज्य कवि था। और इसने सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र एवं सरिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। तो सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र एवं सरिपुत्र प्रकरण की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। और अश्वघोष कौन था? तो कनिष्क का राज्य कवि था। अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि था और इन्होंने सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र एवं सरिपुत्र प्रकरण की रचना की थी, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे जो है कनिष्क के राजवैद्य। कनिष्क का जो राजवैद्य था, उनके राज्य में जो वैद्य था चरक थे। कौन? चरक। और चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता की रचना कौन किया था? चरक। और चरक कौन था? कनिष्क के राजवैद्य था। कनिष्क के दरबार में जो कनिष्क का राज्य था, राजवैद्य था, यानी कि ये भारत का ही राजवैद्य था, ठीक ना। अब कनिष्क के शासनकाल में जो है भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। और कनिष्क के शासनकाल में ही भारत का जो व्यापारी मार्ग था, व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिम विश्व के साथ बना था। किसके काल में? तो कनिष्क के समय ही। और कनिष्क के अभिलेखों, देखिए कनिष्क के जो है अभिलेखों में उसे देवपुत्र या शाही सहानुशाही कहा गया है। देवपुत्र या शाही या सहानुशाही कहा गया है। कनिष्क के अभिलेखों में उनका ऐसा नाम मिलता है। और कनिष्क के जो है शासनकाल में कला की दो स्वतंत्रता शैलियों का विकास हुआ था। दो स्वतंत्र शैलियों का, पहला जो था शैली गांधार शैली था और दूसरा था मथुरा से कला शैली। तो ये दो शैली का स्वतंत्र रूप से सामने आया था, यानी कि विकास हुआ था, ठीक ना। उसके बाद देखिए कनिष्क ने पुरुषपुर में जो है एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम, क्या? संघाराम, जो कि कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलिस द्वारा करवाया गया था, करवाया गया। तो कनिष्क जो है, कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास जो है एक विशाल संघाराम, जो कि कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलिस द्वारा करवाया गया, ठीक ना। अब देखिए वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव जो है कुषाण वंश का कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। और वसुमित्र महाविभास शास्त्र जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसका? वसुमित्र का। वसुमित्र का जो है महाविभास शास्त्र जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए नागार्जुन। देखिए नागार्जुन, इनकी जो तुलना है मार्टिन लूथर से की गई है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का
आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को, ठीक ना। और इनकी जो तुलना है मार्टिन लूथर से की गई थी। और इन्होंने सापेक्षता सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन, भारत का जो है आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र इनकी कृति है, प्रसिद्ध कृति है, ठीक ना। अब चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दें, ताकि दोस्त भी अपना जान जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं ख़त्म यहीं पे, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।